तो क्लासेस वगैरह सब बढ़िया चल रही हैं? हाँ जी सर, सब चल रही है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन शुरू किया जाए। सर जी हाँ, बताइए। सर आपका पॉलिटिकल साइंस का क्लास रिकॉर्ड नहीं होता है? क्या रिकॉर्ड नहीं होता है? सर पॉलिटिकल साइंस का क्लास जो 6 बजे चला था। रिकॉर्ड हुआ होगा, हमने अपनी तरफ से रिकॉर्ड किया था। यदि आप मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने अभी एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग ऑन किया था। सर हाँ सर, एक्चुअली है मेरा सारे रिकॉर्ड्स। मैंने पिछला चेक सारा किया तो वीडियो मुझे पिछला मैंने सारा आज वीडियो का है कि वीडियो, नहीं? पिछला सारा अच्छा। वीडियो है लेकिन आपका सेकंड क्लास का वीडियो नहीं है। और आज हाँ, का वीडियो एक मैंने एक ढूंढा। एक क्लास का वीडियो नहीं है, क्योंकि उसमें शायद कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, सर से भी बात हुई थी। बाकी क्लास का वीडियो वगैरह हमको जानकारी नहीं है। जो भी होगा हम बता देंगे, अभी तो आज मैंने देखा नहीं है, बता दिया जाएगा आपको। सर एक्चुअली आज शाम का क्लास हाफ एन आवर मेरा छूट गया था तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका चीजें हैं क्लास आपको नहीं। मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी चीजें हैं आपको, प्रीवियस जब क्लास चलेगा लेक्चर तो उसमें आपको मिल जाएगा सब कुछ। उसकी चिंता आप मत करिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को पढ़ने से पहले जान लीजिए कि हिस्ट्री है क्या, और हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट शुरू क्यों हुआ, हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी क्यों है। तीन चीजें आपके मन में होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हिस्ट्री की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि मनुष्य जो है यह एक सचेत प्राणी है। मतलब एक कॉन्शियस माइंड का लिविंग थिंग है, जो कि किसी भी चीज के बारे में सोच सकता है। तो यदि सोच सकता है तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है अपने लेगेसी को जानने के लिए। लेगेसी का मतलब कह लें सीधे सीधे तौर पे तो एक परंपरा, उसका अस्तित्व। आपने मैक्सिमम सुना होगा नेता लोगों के भाषण में या फिर कोई स्पीच में कि कोई राष्ट्र या फिर देश शक्तिशाली तब बनता है जब उसकी परंपरा कह लें या फिर उसकी प्राचीनता कह लें या फिर ऐतिहासिकता कह लें, वो बहुत मजबूत हो। उससे वह देश क्या होता है कि और मजबूती से पूरे विश्व में अपना पक्ष रख पाता है। भारत में इतने सारे कल्चर प्राचीन समय से रहे हैं कि यहाँ पर हमें अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संप्रदायों के, वर्गों के हमें प्रमाण अलग अलग रूप में बहुत प्राचीन समय से मिलते रहे। इसीलिए भारत सांस्कृतिक रूप में पूरे विश्व में सबसे सुदृढ़ एवं व्यवस्थित देश माना जाता है। वहीं पर कई मॉडर्न, जैसे अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका का बहुत प्राचीन कुछ नहीं है, उसमें सभी चीजें मैक्सिमम मॉडर्नाइज हैं। लेकिन वहीं पर इजिप्ट देख लीजिए तो कंटेम्प्रेरी है लगभग लगभग इंडिया के आसपास। वहां पे आपका जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है वह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही है कि मनुष्य एक क्यूरियोसिटी वाला प्राणी है, तो उसको जानने की बड़ी इच्छा होती है कि पीछे जब हम आज में हैं तो कोई हमारे पीछे रहा होगा, तो उनकी लेगेसी कैसे चलती आ रही है। जब उन्होंने इस जानने का प्रयास किया तो यहीं से इतिहास की शुरुआत हुई। एज एग्जाम्पल मैं बात करूं तो आप अपने घर में होंगे, आप अपने मम्मी पापा से बात करते होंगे कि दादी कैसी थी, सिंपल सा पूछते होंगे आप लोग। अब दादी के पीछे उनकी दादी या पिताजी रहे होंगे, तो ये जो जानने की इच्छा है यहीं से इतिहास का क्रम जारी हुआ। और व्यवस्थित रूप में इतिहास आपको 18वीं सदी के बाद में मिलेगा। उसके पहले इतिहास कोई पढ़ने या फिर लिखने की कोई विशेष चीज नहीं थी, ये 18वीं सदी के बाद में मिला। लेकिन आपको यह भी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर वैदिक काल के बाद से ही इतिहास से संबंधित प्रावधानों की चर्चा हमें मिलने लगती है, जिसको हम लोग इतिहास पुराण परंपरा के नाम से जानते हैं। अब वास्तव में इतिहास कहते किसे हैं यह जान लीजिए कि व्हाट इज एन हिस्ट्री। तो भैया, हिस्ट्री वह कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई व्यक्ति किसी घटना को, वो घटना प्राचीन होनी चाहिए, बीती हुई होनी चाहिए, उसका तार्किक रूप से अध्ययन करे, तार्किक रूप से उसका विश्लेषण करे, लेकिन वह साक्ष्यों के आधार पर करे। तो वह चीज का जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है आपका इतिहास। जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा महान अशोक का, सम्राट अशोक का नाम सुना होगा।
लेकिन आज से 150-200 साल पहले अशोक नाम का कोई राजा था, या किसी भी एक सिंपल इंसान को मालूम नहीं था। मालूम क्यों नहीं था? क्योंकि उसके बारे में कोई एक सिंगल फैक्ट कह लें, जानकारी कह लें, किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। ये जानकारी मिली कैसे? जब उसके रॉक एडिक्ट्स मिले, उसके शिलालेख मिले, अभिलेख मिले, उसके बारे में बाकी चीजें मिली, तो हमको जानकारी मिली कि नहीं भैया, एक अशोक नाम का राजा था जो इस सदी में था, इसमें शासन करता था, मौर्य वंश का था। तो यही चीज है। अब हम अपने मन से तो कह नहीं रहे कि राजा अशोक था, हमारे कहने का जो तर्क है वह है उसका शिलालेख, वह है उसका अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, उसके आधार पर हम कहते हैं कि अशोक था। तो मैंने कहा ना कि पहली बात तो प्राचीनता या फिर बीती हुई घटना होनी चाहिए, पहला पॉइंट वो बीती हुई घटना है। दूसरी, यदि हम उस घटना का जिक्र करें तो उसके पीछे कोई तर्क या फिर साक्ष्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बेफिजूल की बातें कह रहे। अभी हम आपसे कहें कि एक सुंदर नाम का राजा रहता था जो कि 3री शताब्दी में शासन करता था, हमारी आप कोई बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मेरे बात करने के पीछे कोई तर्क नहीं है, हमारे बात करने के पीछे कोई साक्ष्य नहीं है। अभी हम कोई सुंदर राजा नाम के पीछे कोई इंस्क्रिप्शन खोज डाले तो ये हिस्ट्री में नया चैप्टर जुड़ जाएगा किसी वंश के अंतर्गत कि इसमें ये राजा हुआ करता था। तो इतना आप समझ लीजिए कि जो इतिहास है वह तर्क के आधार पर बीती हुई घटनाओं का विश्लेषण है, या फिर बीती हुई घटनाओं का तर्क के आधार पर विश्लेषण कह लें, या फिर साक्ष्यों के आधार पर बनाई गई इतिहास है। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है कि इतिहास क्या है क्या नहीं है, वो बोल सकता है, पूछ सकता है। बताइए। नो सर। अब आते हैं कि हिस्ट्री जो कॉन्सेप्ट है यह कहां से लिया गया। पहली बात है, हिस्ट्री एक हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नॉलेज, मतलब किसी चीज का ज्ञान। अब ये किसका ज्ञान है? ये आपका ज्ञान है बीती हुई घटनाओं का ज्ञान। अब हमको ये बताइए, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन कहे जाते हैं? इतिहास के पिता कह लें हेरोडोटस। उनकी पुस्तक का नाम बताइए, बुक का नाम बताइए। हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, जी हाँ। ये जो हम लोग हिस्ट्री शब्द पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री शब्द एक्चुअली उनकी पुस्तक जो है हिस्टोरिका, उसमें उन्होंने सबसे पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। इसके पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ था। हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है। उसके बाद से ही हिस्ट्री शब्द का प्रचलन होना शुरू हो गया। ठीक है। अब आते हैं कि हिस्ट्री को अलग अलग लोगों ने अलग अलग कालों में विभाजित किया है। जैसे जेम्स मिल है, जेम्स मिल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हिस्ट्री का विभाजन कितने भागों में किया गया, कोई बताए? सर 3 भागों में सर। कौन कौन सा? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड या फिर कह लें हिस्ट्री, सिंपल कह लें। 3 चीजें हैं। ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 चीजें हैं। और एक महोदय थे जिन्होंने जो इतिहास है उसको धर्म के आधार पर बांटा था, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और आपका जो मॉडर्न इंडिया है उसको 3 भागों में बांटा था उन्होंने धर्म के आधार पर। हालांकि उनका ये कॉन्सेप्ट गलत रहा, लेकिन जो वर्तमान में प्रचलन में है वो आपका है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड कह लें या फिर हिस्ट्री कह लें। अब हमें ये बताइए, हमारे इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हम लोग वर्तमान में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और उसका एक और उपनाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, यह इन तीनों इतिहास के पीरियड में किस पीरियड में फॉल करेगा? प्रोटो हिस्ट्री सर, प्रोटो हिस्ट्री। What is the reason behind it? What's the reason behind it? सर Why प्री should the हिस्ट्री इसलिए क्योंकि इसमें जो भी हमें साक्ष्य मिले उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। अच्छा, प्री हिस्ट्री की प्रोटो हिस्ट्री, फर्स्ट क्लियर दैट। इंडस वैली क्या है? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री सर की रिटन रिकॉर्ड्स तो है मगर उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। या
इसके अलावा कोई पीरियड बताइए जिसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में रख सकते हैं। यस सर, वैदिक सभ्यता को भी तो रख सकते नो हैं। नो नो नो, वैदिक सभ्यता की जो स्क्रिप्ट्स हैं ये वो डिसाइफर्ड हो चुकी हैं। तो सर वैदिक सभ्यता को प्रोटो हिस्ट्री में नहीं रख सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में? ना, वैदिक सभ्यता का आप हमको बस सोर्स बता दीजिए, वैदिक कल्चर का सोर्स क्या है। एक पहली बात, हाँ आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, वैदिक सभ्यता शब्द गलत है, वैदिक संस्कृति शब्द होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता होता है, सिंधु घाटी की संस्कृति नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, वैदिक सभ्यता नहीं वैदिक संस्कृति होगा। रीजन क्या होगा मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये बताइए, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद बोला कि वैदिक कल्चर जो है वो प्रोटो हिस्ट्री में आएगा, कैसे आएगा हमको बस इसका रीजन बता दीजिए। मैंने अभी बोला कि किसी भी चीज के पीछे रीजन होता है हिस्ट्री में, रीजन बताइए। किसी को जानकारी है भाई? हाँ या ना में जवाब देना सीखे भाई। नहीं जानकारी है? सर क्वेश्चन दो क्वेश्चन ये है कि इन्होंने कहा कि वैदिक कल्चर प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। मैंने पूछा कि कैसे आएगा, इसको हमको डिफाइन करिए, इसका जवाब दीजिए। सर वैदिक काल में शिक्षा पद्धति मौखिक थी। अच्छा, मौखिक थी, इसीलिए ये प्रोटो हिस्ट्री में आएगा। और कोई जवाब देना चाहे? सर इतना तो मुझे नहीं पता, बट मैंने जो भी पढ़ा है उसमें सर, जैसे कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक सिंधु घाटी की सभ्यता का जी हाँ। मतलब वो पीरियड रखा गया है। फिर सर हाँ। उसके बाद आर्यों का आगमन होता है जिसमें वैदिक संस्कृति आती है, और वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक होता है उसका पीरियड। कौन सी तो बुक सर आपने मुझे पढ़ी है? सर मैंने अरिहंत तो तो नहीं पढ़ा केसी है? श्रीवास्तव, नो सर अच्छा, मैंने केसी केसी श्रीवास्तव की बुक पढ़ी। उसको इतिहास का महाभारत कहते हैं, प्राचीन इतिहास का महाभारत कहते हैं। खैर अच्छी पुस्तक है अपने आप में, लेकिन डाटा इस समय मॉडर्न जो डाटा है उसके हिसाब से गलत है। कुछ चीजें मैं आपको करेक्ट कराना चाहूंगा। आर्यों का जो आगमन का थ्योरी आप लोग पढ़ते हैं ना कि आर्य विदेश से आए थे। प्रिंस जी बोले नॉन आर्ट बैकग्राउंड, कोई बात नहीं, फिर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमारे देश में कहा जाता है कि जब वैदिक कल्चर हुआ, वैदिक संस्कृति भारत में आई, तो उसी के उन वैदिक कल्चर को उत्पन्न करने वाले कह लें या फिर शुरू करने वाले कह लें, लोग मानते हैं कि आर्यों ने किया। और ये जो आर्य थे ये बाहर के देशों से आए थे, लेकिन ये वर्तमान में आप लोगों ने राखी गढ़ी का नाम सुना है? एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक साइट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी से जो एक्सकेवेशन हुए हैं उनसे जो डीएनए की रिपोर्ट आई है, डीएनए की रिपोर्ट से यह क्लियर हो गया है कि जो आर्य थे यह भारत के ही मूल निवासी थे। ये कहीं भारत के बाहरी देशों से नहीं आए थे। लेकिन अभी ये एकदम रिसेंट का है, 1-2 साल पहले की है, इसीलिए आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोग बस जानकारी में रखिए, हम लोगों को बहुत बरगलाया गया है। रीजन ये है कि हम लोग का जो इतिहास पढ़ते हैं उस इतिहास में लगभग 50% चीजें तोड़ मरोड़ कर पेश की गई हैं, क्योंकि जो लिखने वाले थे। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर का इतिहास है, मान लीजिए किसी भी एक का नाम मैं ले लूं, जैसे सामने राजश्री का मुझे नाम शो हो रहा है, उनके घर का इतिहास है। मुझे नहीं पता कि उनके घर में क्या है, लेकिन मेरे को यदि इतिहास लिखने को कहा जाए तो क्या मैं अच्छा इतिहास लिख पाऊंगा इनके घर का? जब या तो ये लिखेंगी तब बेहतर लिख पाएंगी, या फिर इनका कोई जो जानने वाला होगा जो बहुत अच्छे तरीके से इनके घर के बारे में जानता होगा, फिर भी हो सकता है कुछ पॉइंट को गलत लिखे। तो हमारे इतिहास को उन लोगों ने लिखा जो हमारे इतिहास को जान ही नहीं रहे थे, या तो कभी भारत भ्रमण भी नहीं किए थे, उन्होंने विदेशों में बैठे बैठे इतिहास को लिख दिया और उसका रेफरेंस देके हमारे भारत का इतिहास लिखा गया। खैर ये हम लोग का पॉइंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि इतिहास जो हम पढ़ते हैं एक्चुअली वो बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हमारे सामने। उसके पीछे का रीजन क्या है ये थोड़ी सी पॉलिटिकल चीज हो जाएंगी, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आते हैं अपने पॉइंट पे।
पहली बात तो ये जान लीजिए, वैदिक कल्चर प्रोटो हिस्टोरिक नहीं है। रीजन ये है कि यदि वैदिक कल्चर प्रोटो हिस्टोरिक होता तो आज हम जो ऋग्वेद की बात करते हैं, जो हम लोग सामवेद, अथर्ववेद और आपके कौन सा बचा, यजुर्वेद, ये जो चारों वेद हैं इनको हम पढ़ ही नहीं पाए होते। आखिर वैदिक कल्चर के सोर्स क्या हैं? यही चारों वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, यही वैदिक कल्चर के सोर्स हैं। यदि हम नहीं पढ़ पाते तो हमें वैदिक कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। हमको ये पता है कि वेद में क्या ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, सामवेद में क्या लिखा गया है, क्या यजुर्वेद में है, क्या अथर्ववेद में, और क्या उपनिषद और क्या पुराण में। जब हम ये पढ़ पाए हैं तभी तो हम वैदिक कल्चर के बारे में जानते हैं। वैदिक कल्चर के तो जो बाकी एविडेंस है तो मिले ही बहुत कम मात्रा में, बर्तन वगैरह मिले, बाकी कुछ बहुत विशेष नहीं मिला। उसके बारे में जो भी प्रमाण है वो राइटिंग के फॉर्म में है और उसे पढ़ा गया, इसीलिए हिस्टोरिकल पीरियड में आते हैं। अब कौन कौन सा आता है आपके उसमें, क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक में। प्रोटो हिस्टोरिक में आपका आता है कुछ ऐसे साइट इंडिया के चालकोलिथिक पीरियड के, जिसको हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं। वहां पे लिखित साक्ष्य मिले हैं, शुरुआती एकदम इनिशियल स्टेज, किसी पढ़ा नहीं गया, वो भी प्रोटो हिस्टोरिक में जोड़े जाते हैं। और दूसरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि सीधे तौर पे वो भी प्रोटो हिस्टोरिक में आता है। अब आते हैं एक एक करके कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। इसके पहले कि मैं समझाऊं, यदि किसी कोई क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, हमसे पूछ लीजिए। बताइए भाई, किसी का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो सर। सर Yes, आर्य sir. का आगमन हाँ बोलिए। सर आर्य का जो आगमन है तो हम उसको भारत से मानेंगे? अभी आपको ये बुक में अपडेटेड नहीं मिलेगा। यदि आपके एग्जाम में आएगा तो आपके एग्जाम में एक ऑप्शन होगा एशिया माइनर का या फिर मध्य एशिया का ऑप्शन होगा, आप लोग उसे टिक करेंगे, क्योंकि ये बुक में अभी अपडेटेड नहीं है। ये जो एक्सकेवेशन हुआ है राखीगढ़ी का, जिसे बसंत सिंधे ने किया है। सर ये जी हाँ। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल, ये किस में आएंगे ये तीनों? ये प्री हिस्ट्री में आएंगे, पाषाण काल में आएंगे, बता रहे हैं, अभी रुके रहिए। और कुछ, नहीं। और किसी कुछ पूछना है? नहीं तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। भाई पूछ लीजिए, जो भी पूछना है तो हम सब कुछ डिटेल में बताएंगे। नहीं पूछना है, आगे बढ़े? यस सर। यस सर, बढ़िया। ओके, देखिए अब आते हैं अपनी चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो पूरी हिस्ट्री आपकी है। सबसे पहले तो ये समझिए प्री हिस्ट्री क्या है। भैया प्री हिस्ट्री वह हिस्ट्री है जहां पर हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलते। रिटन एविडेंस का मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता, कोई भी साइन, कोई भी लिखा हुआ फॉर्म जो कि लगे कि रिटन फॉर्म में है, ह्यूमंस ने लिखने की कोशिश की है, ऐसा पीरियड जहां पर उसके कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं मिलते हैं, कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं, वो पीरियड, वो काल आपका कहलाता है प्री हिस्ट्री का पीरियड। आपको सिंगल कहीं की भी साइट पे जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड की साइट होगी, वहां पर कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिले होंगे। यदि मिल जाते, मान लीजिए कोई साइट खोजी गई, वहां पर कोई रिटन एविडेंस नहीं मिले, वो कौन सा पीरियड होगा? प्री हिस्टोरिक होगा। और जैसे ही मान लीजिए आगे एक्सकेवेशन किया गया, आगे खोज हुई, और वो अभी प्री हिस्टोरिक में क्योंकि नहीं मिला है, और कोई लिखा हुआ कोई सामग्री मिल जाती है हमें, और जब तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो प्री हिस्टोरी से किस में चला जाएगा? तुरंत प्रोटो हिस्टोरी में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है। और जैसे ही उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ लेंगे, न अब वो प्री हिस्ट्री रहेगी न प्रोटो हिस्ट्री रहेगी, अब वो हो जाएगी हिस्टोरिकल पीरियड की। तो यही कॉन्सेप्ट है प्री हिस्ट्री का, प्रोटो हिस्ट्री का और हिस्टोरिक पीरियड का। तो प्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा हमें। अब प्री हिस्ट्री में आता क्या है? तो आपका जो पूरा स्टोन एज है, जिसको हम लोग पाषाण काल बोलते हैं, वो, और साथ में चालकोलिथिक पीरियड के कुछ एक्सकेवेटेड साइट जहां से हमें रिटन फॉर्म में एविडेंस नहीं मिले हैं, जैसे कायथा हो गया, जोरवे हो गया, मालवा कल्चर हो गया, मेगालिथिक पीरियड की बात कर ले हम लोग, जिसे हम लोग महापाषाण काल कहते हैं,
ये सभी जो पीरियड हैं यह सभी आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं, क्योंकि हमें कोई भी जो रिटेन एविडेंस है, लिखित साक्ष्य हमें प्रमाण के रूप में प्राप्त नहीं होते। पॉइंट नंबर 1। अब देखिए पाषाण काल की हमने बात की, स्टोन एज की बात की। स्टोन एज को फर्दर 3 भाग में डिफाइन किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं ये जान लीजिए। सबसे पहला आएगा आपका पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, ठीक। दूसरा आता है आपका मध्य पाषाण काल। ये मैं बात कर रहा हूं किस पीरियड की? स्टोन एज की डिवाइडेशन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो कि प्री हिस्ट्री का पार्ट है आपका। पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक जिसको हम लोग मध्य पाषाण बोलते हैं, और नियोलिथिक जिसे हम लोग नव पाषाण बोलते हैं, ठीक। अब इसमें से भी जो हम लोगों ने पूरा पाषाण काल की बात की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, ये भी आगे 3 भागों में बट जाता है, जिसमें उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी भैया? नो सर। ओके, अब देखिए अलग अलग हाँ बोलिए सर। पाषाण काल के 3 भाग बोले, प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आधुनिक पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सर ये किसके ये पाषाण काल के भाग हैं। अभी हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं, बोर्ड वगैरह आज लगा दिया है, कल से कोशिश करेंगे कि आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख के पढ़ाएं, तो आपको और बेहतर रूप से समझ में आएगा। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? बताइए भाई। नो सर। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि स्टोन एज 3 भागों में फर्दर डिवाइड हुआ है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। एंड पैलियोलिथिक इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक। अब बात करते हैं आपके कि प्री हिस्टोरिक में और क्या खासियत है प्री हिस्टोरिक पीरियड की। तो भैया खासियत ये है कि यहाँ पर जो स्टोन एज आता है, स्टोन एज नाम पढ़ने का रीजन ये था कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट हमें मिलते हैं, जो हथियार मिलते हैं, वो सभी के सभी बनाए गए हैं किसके? स्टोन के। दैट्स वाई जो नाम रखा गया उनका, वो रखा गया स्टोन एज, अर्थात पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। आपको ये भी जानकारी के लिए होना बता दूं कि इतिहास को यदि हम धातु काल के नाम पे बांटें तो इतिहास के कुल 3 भाग हैं। कोई बता सकता है कि धातु के आधार पर इतिहास के कितने काल के कौन कौन से नाम हैं? कोई बता दो भैया। सर एक तो सबसे पहले स्टोन एज हो गया, उसके बाद धातु है? फिर नो सर, धातु नहीं है, मुझे पता है। तो कॉपर एज इसको कह सकते हैं। कॉपर एज कहां से कर देंगे? पाषाण काल में कोई धातु प्रयोग में लाया ही नहीं गया। ओके सर, तो सर आदि इतिहास काल को फिर ब्रॉन्ज एज कह सकते हैं। हाँ, पहला आता है कांस्य। हाँ सर आयरन एज, के उसके प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ है, लेकिन काल की बात करें तो ब्रॉन्ज एज सबसे पहले, फिर आयरन एज आया है, फिर क्या आया है जो वर्तमान का पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है? प्लेटिनम एज है ये, क्योंकि इस समय मॉडर्न एरा में प्लेटिनम का उपयोग हम लोग भारी मात्रा में करते हैं। ये सबसे विकसित धातु है इस समय की। तो वो ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, फिर प्लेटिनम। खैर उसके कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, वो बाद की चीजें हैं। अभी फिलहाल आप समझिए हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की डिवाइडेशन में स्टोन एज हम लोगों ने समझ लिया। स्टोन एज वह पीरियड है जिसमें पत्थरों अर्थात पाषाणों का प्रयोग हथियारों को बनाने इत्यादि के लिए किया जाता था। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि जो 3 मैंने अलग अलग बताए हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, इन तीनों कालों की भी, पीरियड्स की भी अपनी अपनी विशेषता है। इवन जो मैंने अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक बताए, उसमें भी अपनी अपनी खासियत है।
एज एग्जाम्पल मैं बताऊं कि यदि क्वेश्चन कोई पूछे कि मनुष्यों के द्वारा बनाई गई सबसे पहली पत्थरों के औजारों का क्या नाम था, कोई बता सकता है? किस नाम से जानते हैं? चाकू से सब्जी काटते हो तो उसको काटने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चॉप। चॉप, सही है। और वेरी गुड, किसने बताया भाई? सही पकड़े हैं। और कोई बताए? अरे भैया चॉपर चॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। दो नाम थे उस समय के जो कि सबसे पहले मनुष्यों ने प्रयोग में लाया था। सबसे इनिशियल जो हथियार बनाए गए थे मनुष्यों द्वारा पत्थर द्वारा, उनका नाम है चॉपर और चॉपिंग। एक यूनिफेशियल था, एक बाईफेशियल था, खैर इतना मत जानिए। यूनिफेशियल बाईफेशियल मतलब कि एक में एक तरफ धार होती थी, और जो बाईफेशियल होता था उसमें दोनों तरफ धार होती थी। इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछेगा प्री हिस्ट्री से, वो पूछेगा जो माइक्रोलिथ है इसका प्रयोग किस काल में किया जाता था, जिसको हम लोग हिंदी में लघु अस्मक बोलते हैं, लघु अस्म बोलते हैं। ये क्या है, या फिर इनका प्रयोग किस काल में किया जाता था? बताइए भाई। हिस्ट्री आप लोगों की बहुत वीक है ना? कितने साइंस बैकग्राउंड के हैं भाई इसमें? सबसे ज्यादा तो मेरा भी। प्रिंस जी को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होगा। नहीं नहीं आ रहा है सर, एक्चुअली मैंने पढ़ा है 10 तक तो बेसिकली पढ़ा ही है ना, तो थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन अभी इस लेवल का थोड़ा सा डीप में चले जा रहा है। ये डीप वाला थोड़ा नहीं पता है, और थोड़ा उधर का थोड़ा मुगल का। देखिए एक्चुअली है क्या ना कि अभी मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डीप में न जाऊं। मेरा जो ऑनर्स रहा है मास्टर्स तक वो आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री रहा है, तो मैंने बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा है। अभी मेरी फर्दर जो पीएचडी होने वाली है वो इसी पे होने वाली है, तो मैं इतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत है। तो मैं यूजीसी नेट वगैरह आर्कियोलॉजी की तैयारी इसी से करवाता हूँ, इसी सब्जेक्ट की। तो आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो हाँ, माइक्रोलिथ का प्रयोग किस, माइक्रोलिथ का प्रयोग हम लोग का ये भी बढ़ेगा, नॉलेज ही बढ़ेगा, तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि कभी एक्स्ट्रा कुछ समय मिले तो आप लोगों से बिल्कुल इंटरेक्ट हो, तो क्वेश्चन और पूछे जाएं तो अच्छी चीजें रहेंगी, बेहतर हो पाएगा, हम लोगों का नॉलेज शेयरिंग होगा। क्वेश्चन ये था मेरा कि जो माइक्रोलिथ्स हैं जिनको हम लोग लघु अस्मक बोलते हैं, इनका प्रयोग किस काल में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बात की थी स्टोन एज के 3 पीरियड की, एक पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। तो ये जो मेसोलिथिक पीरियड है जिसको हम लोग मध्य पाषाण काल बोलते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपके नाखून या फिर उससे भी छोटे छोटे आकार के पत्थर के औजार बनाए जाते थे। सोच लीजिए कितने टैलेंटेड थे आज से लाखों वर्ष पूर्व आपके जो वो हैं मनुष्य हैं, पूर्वज हैं, कितने टैलेंटेड थे कि उतने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से वो शिकार कर लेते थे। ऐसा नहीं कि वो सिंगल से करते थे, उनसे कंपोजिट एक विपन बनाते थे, हथियार बनाते थे। उनको बिटोमिन में प्रयोग करके कह लें या फिर किसी लकड़ी के जेल में उनको साफ्ट में चिपका के आरी की तरह दांता बना के उनका प्रयोग वो शिकार के लिए करते थे। तो आपको मोटे मोटे तौर पे ये जानना है कि जो लघु अस्मक थे माइक्रोलिथ से, इनका प्रयोग मध्य पाषाण काल में किया जाता था। ठीक है, अभी मैं क्लास लूंगा इसके, मतलब इसके जो डिवीजन है उसके पे क्लास लूंगा, आप चिंता ना करें। फिलहाल आपको बेसिक जानकारी आज दे रहा हूँ। ये तो हो गया प्रोटो हिस्ट्री भैया। अब आते हैं आपकी, सॉरी प्री हिस्ट्री हो गया, अब आते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री हिस्ट्री का वह पीरियड है भैया जो जान लीजिए सिंपली तौर पे कि इसकी कोई विशेष खासियत नहीं है। जिसे समवर्ती सूची आप लोगों को पढ़ाए हैं ना कि दोनों तरफ लटकता है, ये प्री हिस्ट्री भी हो सकता था, ये प्रो हिस्ट्री भी हो सकता था, लेकिन काम गड़बड़ तब हो गया जब यहाँ पर एक रिटेन एविडेंस मिल गया। लेकिन मामला तब लटक गया जब इसका रिटेन एविडेंस पढ़ा नहीं गया। नाम सुना होगा ना, हाथ कंगन को आरसी क्या कुछ करके है कहावत, है इसके पास सब कुछ लेकिन पढ़ा नहीं गया है।
अभी यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट पढ़ लिया जाए तो न पता हमें कितनी नई नई जानकारियां प्राप्त होंगी, कितनी नई नई चीजें हमें प्राप्त होंगी। लेकिन भगवान का वही है कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जबकि इससे प्राचीन जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यही है, हालांकि रीजन इसके पीछे ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, ये भाव चित्रात्मक है। ये कोई लिखित मतलब वर्ण नहीं है, इन्होंने भाव को एक डिपिक्शन कोशिश किया, इसीलिए इनको पढ़ा नहीं जा सका है। जी हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, बोला था एक्सप्रेस्ड होगा, आई मीन एक्सप्रेस्ड पेंटिंग वगैरह में किया हुआ। हाँ, तो इसीलिए पढ़ा नहीं जा सका, फिर भी लोग कोशिश में लगे हुए हैं। दक्षिण भारत के कुछ एक विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पढ़ लिया है। एक फॉरेन राइटर है, आस्को परपोला नाम है उनका, वो भी कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने पढ़ लिया है। लेकिन वर्ल्ड वाइड अभी किसी भी व्यक्ति को यह नहीं माना गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिसाइफर की जा चुकी है। तो मैंने बोला ना कि ऐसा कोई हिस्ट्री का पीरियड जिसमें रिटन एविडेंस मिले जरूर, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए कि क्या लिखा है भैया। तो ऐसा कोई पीरियड जो कि जिसमें रिटन एविडेंस मिले लेकिन हम लोग पढ़ ना पाए, वो पीरियड कहलाता है आपका, कौन सा पीरियड? वो कहलाता है आपका सिंपल सा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। जिससे एग्जांपल में मैं बात कर लूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई सारे साइट्स पे आपको रिटन एविडेंस मिले हैं, इवन जो उनकी सीलिंग्स मिली हुई हैं उस पे भी डिपिक्शन है इंस्क्रिप्ट आपके चीजों का, लेकिन उसको भी नहीं पढ़ा जा चुका है। दैट्स वाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आपका जाना जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के रूप में। जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन की खासियत क्या है भैया? सबसे पहले ये ब्रॉन्ज एज था, अर्थात इसमें कांसे का प्रयोग हमको पहली बार देखने को मिलता है। कांसे के प्रयोग से यह समझ लीजिए कि उस समय आज से लगभग 3000-4000 साल पहले जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं हम लोग, तब सिंधु घाटी सभ्यता आपका क्या कर रही है कि मिश्र धातु बनाना सीख ले रही है। मतलब दो धातु आपस में मिला के एक नए धातु का निर्माण कर ले रही है। लोग आज से कितने ज्यादा बढ़िया थे। आज हम अपने आसपास जगह जगह नाली देखते हैं, नाली खुला है, बह रही है नाली, कहीं कहीं जाम हो गया है, ओवरफ्लो कर रही है नाली। पानी अभी बरसात हो जाएगा, देख लोगे आसपास का सड़क भर जाएगा, फिर वही पैंट ऊपर करके कुदी कुदी मार के पार करोगे, उसी में नाले का पानी बह रहा है, वो अलग चीज है। तो इस समय इतने मॉडर्न एरा में 2022 में इतने इक्विपमेंट के होने के बावजूद ये स्थिति है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सैनिटाइजेशन सिस्टम था और जो सीवरेज सिस्टम था, ये आज के पीरियड से भी बहुत आगे था। उनके हर एक घर का जो सीवरेज सिस्टम था वो सड़कों के किनारे सीवर सिस्टम से जुड़ा हुआ था और वेल तरीके से ढकी हुई थी। जगह जगह सॉफ्ट बने हुए थे, जहां से यदि कचरा उसमें जाता है तो उसको निकालने की व्यवस्था बनाई गई थी। पूरे नगर, ऐसा भी नहीं कि हम लोग देखते हैं बगल में कहीं डिपॉजिट कर जाता है, डंप कर दिया जाता है सीवरेज को, नहीं, वो पूरे नगर के बाहर एकदम जाके डंप होता था। तो बहुत वेल मेंटेन्ड सीवरेज और सैनिटाइजेशन सिस्टम थी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरी है इसकी टाउन प्लानिंग। आज घर देखते होगे कि एक जैसे मन करे वैसे कॉलोनियां बस जा रही है, ऐसा नहीं था। उनकी टाउन प्लानिंग बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छी तरीके से थी कि सड़क होगा, सड़क के किनारे एक लाइन से मकान होंगे, सभी मकानों में कुएं होंगे, तो इतने रूम होंगे, बहुत वेल मेंटेन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी ध्यान से पढ़िएगा तो आपको अपनी भारत की ऐतिहासिकता पे बहुत गर्व महसूस होगा, क्योंकि इतना कोई पढ़ाता नहीं, बताता नहीं, इसलिए आप लोग इतिहास पर इतना रुचि नहीं रखते हैं। अच्छा ये बताइए कि डाक का जो हम लोग चिट्ठी भेजते हैं उसका सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? इंडस सिविलाइजेशन से ही ना, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में डाक व्यवस्था नहीं थी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन में डाक व्यवस्था का हमको सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है। ये सभी चीजें हैं। ये इजिप्ट एंड मिस्र एक ही चीज है ना? हाँ 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 वही। अब आते हैं हिस्टोरिक पीरियड पे। हिस्टोरिक पीरियड वह पीरियड है जिसमें हमको लिखित साक्ष्य मिले भी हैं और हमने उसे पढ़ा भी है। कोई भी ऐसा नाम ले लो जो आप राजा का नाम कोई भी जो जानते हैं, वो सभी आपके हिस्टोरिक पीरियड में आएंगे। ऐसी कोई पुस्तक जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है वो सभी आपकी हिस्टोरिक पीरियड की है। एग्जाम्पल में आप कोई भी वेद उठा लो, कोई भी पुराण उठा लो, कोई भी उपनिषद उठा लो, कोई भी संवाद उठा लो, कोई भी टीका कह लें, स्मृति कह लें, कोई भी चीज उठा लो, यह सभी की सभी आपकी किसकी हैं?
ऐतिहासिक पीरियड के। क्यों? क्योंकि हमने इसे पढ़ा है तभी जाना है। और दूसरी जितने भी आप राजाओं के नाम सुनते हो, चाहे हर्षवर्धन हो, समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो, अशोक हो, बिंदुसार हो, बिंबिसार हो, यह सभी के सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? यह आपके इसी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा है कि ये बताइए सबसे पुराना पुराण कौन सा है? गरुड़ पुराण। ना, मतलब नाम तो उसी का सुना है। और गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद सुना जाता है ना। जब किसी हाँ की सर, उसमें मृत्यु होती है तो उसके मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण का वाचन किया जाता है। पापों और सर पुण्यों का उसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक भी है। वेरी गुड। मत्स्य पुराण जो है माना जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण में से एक है, अर्थात सबसे प्राचीन पुराण है। अच्छा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। 18। उपनिषदों की संख्या? यस सर, 108। 7। सॉरी, नहीं, 108। वेदों की संख्या? 4 वेद हैं। 4। अच्छा, पंचम वेद के रूप में किसे जानते हैं? सर उपनिषदों की संख्या 13 ना है सर। कौन बोल दिया भाई? थोड़ा सा प्लीज अपडेट हो जाइए। उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है, और जो पंचम वेद है यह भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखा है ना, नाट्य शास्त्र, उनकी नाट्य शास्त्र को कुछ लोग पंचम वेद की उपाधि मानते हैं। यदि ऑप्शन में वो नहीं होगा तो वहां पर लिखा होगा इतिहास पुराण परंपरा। इतिहास पुराण परंपरा को भी आपको पंचम वेद के रूप में माना जाता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे। यदि आपके कोर्स के सिलेबस में होगा तो ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे क्लास में। ओके, एक दो क्वेश्चन और जान लेते हैं। ये बताइए इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त। सेल्यूकस। गलत जवाब। सेल्यूकस निकेटर सर उसका। वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था, लेकिन किसके दरबार में आया सर था आपको ये चंद्रगुप्त बताना। मौर्य के दरबार में आया था। सही जवाब। पहले सर भाई मैंने तो जिसने कहा था चंद्रगुप्त, वो गलत इसलिए है क्योंकि चंद्रगुप्त नामक शासक गुप्त काल में भी रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। चंद्रगुप्त भी ऑप्शन में होगा, चंद्रगुप्त मौर्य भी होगा, चंद्रगुप्त प्रथम भी होगा और द्वितीय भी होगा। तो इस चीज को क्लियर कर लीजिए, अभी से जान लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज, जिसने एक पुस्तक लिखी मतलब जिसका वही नाम है इंडिका। ठीक, अब हमको ये बताइए। इस पुस्तक में किसके बारे में मतलब बताया गया है? मौर्य वंश की इसमें मौर्य युग के ही समाज, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, कितने वर्णों में समाज विभाजित था, कैसी शासन व्यवस्था थी, कैसी न्याय व्यवस्था थी, इसके बारे में जानकारी मिलता है। आश्चर्य आपको इस बात सुनना चाहिए कि ये पुस्तक है ही नहीं। तो सर क्यों इसका नाम लिया जाता है? रीजन ये है कि इस पुस्तक की जानकारी हमें किसी दूसरे पुस्तक में मिलती है। टॉलमी का नाम सुना है आपने? हाँ, टॉलमी सुना है। यस सर। शब्द का जिन्होंने शुरुआत किया था, यस सर, जो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे थे। हाँ, वेरी गुड। उस पुस्तक में इन्होंने इस इंडिका पुस्तक की कुछ जानकारियां लिखी हैं और बताया है कि मेगास्थनीज इंडिया घूमने गए थे तो ये पुस्तक लिखे थे और उस पुस्तक में इन्होंने ये जानकारी लिखी है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आज हम कोई बुक लिख रहे हैं, हमको बनारस की प्राचीनता पर कोई चीज हमको लिखनी है, तो हम क्या करेंगे कि बनारस के ऊपर जितनी पुस्तक लिखी होंगी हम उनको पढ़ेंगे तो कुछ एक पुस्तक का कोटेशन अपने बुक में लिखेंगे कि इस महोदय ने, इन विद्वानों ने ये चर्चा की है, अपने पुस्तक में इसकी जानकारी लिखी है। तो वैसे ही टॉलमी और बाकी 2-3 और भी हैं जिन्होंने मेगास्थनीज के बारे में बताया है कि उनकी ये जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने ये लिखा है, लेकिन वर्तमान में इंडिका पुस्तक है नहीं।
उनकी सेकेंडरी, दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं, ये जान लीजिए। एक प्राइमरी सोर्स होता है प्राथमिक, जिसको हम लोग साक्ष्य बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स, जिसको द्वितीयक साक्ष्य बोलते हैं। प्राथमिक साक्ष्य होते हैं जिनसे हमें साक्षात प्रत्यक्ष रूप में जानकारी मिलती है, उसके लिए किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ता। जैसे कोई अभिलेख है, अभिलेख में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अभिलेख में सीधा सीधा बताए कि नहीं भैया यह जो अभिलेख है अशोक का है, ये प्राथमिक साक्ष्य हो गया। अब कोई मान लीजिए जैसे समुद्रगुप्त का कोई अभिलेख मिले और समुद्रगुप्त क्या करें, किसी दूसरे राजा के या किसी दूसरे चीज की घटना का वर्णन अपने यहाँ करें, तो वो उस घटना का प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगा, वो सेकेंडरी साक्ष्य होगा। क्योंकि यह बात कर रहा था समुद्रगुप्त के बारे में लेकिन जानकारी किसी और के बारे में दिया, ये हो गया सेकेंडरी साक्ष्य। ऐसे दो प्रकार के साक्ष्य होते हैं। खैर इसकी जानकारी उतनी मत लीजिए, आप लोगों को आवश्यकता भी नहीं है। तो कुल इस प्रकार के कुल 3 पीरियड हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। शायद आप लोगों में इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही आप लोगों का सिलेबस है, तो अगली जो क्लास होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन से होगी। और जो मोटे मोटे क्वेश्चन प्री हिस्टोरिक पीरियड से पूछे जा सकते हैं उनको भी हम क्लास में पहले डिस्कस कर लेंगे, उनको बता देंगे। और यदि किसी कोई क्वेश्चन होगा तो वो ला के कल पूछ सकता है, ठीक है सर? ओके सर। जी हाँ, बताइए। हेलो सर। सर जी हाँ मेरा बताइए। ये क्वेश्चन है कि हिस्ट्री में, मैं हिस्ट्री पढ़ी हूँ सर, इनफैक्ट मेरा हिस्ट्री में और मेरा ऑनर सब्जेक्ट ही हिस्ट्री रहा है, लेकिन जी ऐसा हाँ। क्यों होता है कि जितने टीचर से हिस्ट्री अभी तक पढ़ी हूँ सबका ये जो शुरुआती जो ये सब काल है, काल का जो बंटवारा है, पीरियड का जो बंटवारा, उन सबका अलग अलग कंसेप्ट है इस चीज को लेके। क्या? जैसे अभी आप ये जो बात मैं बोल रही थी वैदिक सभ्यता मतलब संस्कृति के बारे में कि जो ये भी प्रोटो हिस्ट्री में आएगा, ऐसा सर मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे ऐसा ही पढ़ाया गया था, लेकिन जब मैं अच्छा, आप पढ़ा रहे हैं। आप हमको खुद ही जवाब देंगे, बस हमको बताते जाइए, क्वेश्चन का उत्तर देते जाइए। इतिहास किसे कहते हैं जो कि रिटन फॉर्म में हो और उसे पढ़ा गया, इसी को कहते हैं ऐतिहासिक पीरियड। आप मानते हो? पहला क्वेश्चन आंसर दिया आपने। दूसरा ये बताइए, जो हमको ऋग्वेद मिला है, जो हमको सामवेद मिला है, अथर्ववेद मिला है और जो हमें यजुर्वेद मिला है, ये किस काल के हैं, किस संस्कृति के हैं? वैदिक पीरियड के हैं। वैदिक संस्कृति, यस सर। वैदिक संस्कृति के हैं, ठीक है। और क्या हमने इसे पढ़ लिया है? बताइए। नो सर, मैंने तो नहीं पढ़ा। अरे आपने नहीं पढ़ा, विद्वानों ने पढ़ा है, तभी तो जानकारी होगी। इवन तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, एक आध दो श्लोक पढ़े होंगे एग्जाम वगैरह के टाइम या रिसर्च के समय, बाकी उन्हें नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है, उसके बारे में जानकारी है, उसको पढ़ पा रहे हैं वो। और जब वो पढ़ ले रहे हैं तो भैया वो प्रोटो हिस्टोरी में रहा कैसे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि आप उस थ्योरी को ही आप गलत करार दे रहे हो, या फिर जिसने भी पढ़ा है वो गलत पढ़ा रहा है कि भैया वो पीरियड जो कि पढ़ा जा चुका है, जो डिसाइफर्ड है, वो प्रोटो हिस्टोरी में कैसे आएगा? प्रोटो हिस्टोरी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीजें हमें मिली और हमने उसे नहीं पढ़ा वो आपका प्रोटो हिस्टोरिक है। लेकिन वैदिक पीरियड की जो भी चीजें मिली हमने उसे पढ़ा है, और जब पढ़ लिया तो प्रोटो हिस्टोरी कहाँ रहा? अभी आज के आज यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये पूरे विश्व में मान्यता मिल जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट पढ़ लिया गया, डिसाइफर हो गया, तो उसी दिन से इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री में समाप्त हो जाएगा। इंडिया में प्रोटो हिस्ट्री पीरियड रहेगा ही नहीं, सीधे प्री हिस्ट्री होगा, फिर हिस्ट्री होगा, जैसे अन्य देशों में। अन्य देशों में प्रोटो हिस्टोरी नहीं है, फिर या तो प्री हिस्ट्री है या फिर सीधा आपके हिस्ट्री है। कुछ क्लियर हुआ? कुछ नहीं सर, पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। बस यही मेरे कहने का मतलब, आप खुद से मनन करिए, सोचिए कि भैया जब हम पढ़ ले रहे हैं, जैसे हम ऋग्वेद का चर्चा बार बार करते हैं कि ऋग्वेद के श्लोक में ये कहा गया है, यजुर्वेद में ये कहा गया है। अरे भैया हम वो कहा तब न गया है जब हमने उसे पढ़ा है, और सिंपल सी थ्योरी हमें यही कहती है, कॉन्सेप्ट इसी आधार पर तो बांटा गया कि भैया जो पढ़ लिया वो आपका हिस्टोरिक हो गया, जो मिलते हुए भी नहीं पढ़ा गया वो प्रोटो हिस्टोरिक हुआ, और जिसमें मिला ही नहीं वो प्री हिस्ट्री हुआ। तो मिल गया और हमने पढ़ भी लिया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को, उपनिषद को, ब्राह्मण को, अरण्यक को, तो जब पढ़ लिया तो वो हिस्ट्री है, न कि प्रोटो हिस्ट्री है।
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी किसी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकता है भाई, नहीं तो हम विदा लें। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। थैंक यू हर सर। महादेव गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट सर। हर हर महादेव सर। गुड नाइट, गुड नाइट।